हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। भैया आज इस क्लास में मैं आप सभी को चैप्टर 1 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के काफी मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हर एक वर्ष, प्रत्येक वर्ष बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और मैं आपको बस ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन मैंने टाइप करके लाया है या फिर सॉरी खुद से लिख कर लाया है, ठीक है, बस मैं उसको पढ़ा दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ में उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स और कंडीशन होंगे उसको भी मैं आप सभी को साथ में समझाते चलूंगा। तो प्लीज आप सभी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करे तो प्लीज वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। चाहे पे पहली बार आए हो तो आप सभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आप सभी ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि हमारे जो भी नए नए वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9162530448 पे आप मैसेज करके आप, ठीक है, कोई भी पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे शायद ही ऐसा कोई होगा, ठीक है, मैं उन्हें टीचर नहीं बोलता, एज अ क्रिएटर बोलता हूं, क्योंकि वो भैया पीपीटी के लिए भी, भैया पीडीएफ के लिए भी वो आपसे पैसे लेते हैं, ठीक है। तो किस बात की आप टीचर हो जी, और क्या स्टूडेंट की हेल्प कर रहे हो आप, ठीक है। लोग कोर्स खुद की सेल कर रहे हैं, ठीक है, खुद की प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रखी है, उसके पीछे बहुत मेहनत है। तो कोर्स के पैसे ले रहे हो तो सही है, लेकिन यार कम से कम पीडीएफ तो कम से कम फ्री में प्रोवाइड कराओ। अब यूट्यूब पे आपने क्लास कराया, उसकी पीडीएफ आप नहीं दे रहे, बताओ, तो पीडीएफ के लिए बच्चा अलग से पैसा कहाँ देगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। चलो कोई नहीं, मैं दे दूंगा फ्री में, ठीक है, मैं हमेशा देता हूँ, हर एक चीज फ्री में मैं दूंगा, ठीक है, इन द फ्यूचर देता ही रहूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि आवेश क्या है, व्हाट इज चार्ज, इसके एसआई यूनिट और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो आवेश क्या होता है समझना, किसी पदार्थ का वैसा लाक्षणिक गुण जिसे रगड़ने या प्रेरण कराने पर, रगड़ते हैं या फिर प्रेरण कराते हैं तो उसमें कर्षण या प्रतिकर्षण गुण विकसित हो जाता है, उसे हम लोग आवेश कहते हैं। समझ गए, आवेश एक ऐसा पदार्थ है, ठीक है, जिसे हम लोग आपस में रगड़ने या प्रेरण कराने पर उसमें क्या हो जाता है भैया, अट्रैक्शन का और रिपल्सन का गुण विकसित हो जाता है, जिसे हम लोग आवेश कहते हैं, ठीक है। आवेश को इंग्लिश में हम लोग चार्ज कहते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बोला है कि इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स और कंडीशन होंगे उसको भी हम लोग समझते चलेंगे। इसके एसआई यूनिट के बारे में भी पूछा गया है, तो इसका एसआई यूनिट होता है कूलम्ब, ठीक है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो इसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है ईएमयू, ठीक है, ईएमयू इलेक्ट्रोमोटिक यूनिट, ठीक है, ईएमयू क्लियर है। अब ए भी क्वेश्चन करा जाता है कि एक कूलम्ब में कितने ईएमयू, सॉरी ईएमयू नहीं ना, ईएसयू होता है, सॉरी, तभी मैं बोला कि मैं थोड़ी दिक्कत क्यों हो जा रही है बोलने में मेरे को, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, ठीक है, ईएसयू होता है। तो एक कूलम्ब में कितने ईएसयू होते हैं जी, कोई बताएगा, तो 3 गुने 10 का पावर 9 ईएसयू होता है, ठीक है। और एक ईएसयू में कितने कूलम्ब होते हैं, तो 1/3 गुने 10 का पावर -9 कूलम्ब होते हैं, ठीक है। तो एक कूलम्ब में 3 गुने 10 के पावर 9, ठीक है, ईएसयू होते हैं, और एक ईएसयू में इतने कूलम्ब होते हैं हमारे 1/3 गुने 10 का पावर -9 कूलम्ब। आगे आ जाओ जी, इसकी बीमा के बारे में भी चर्चा करा है, तो आइए इसकी बीमा को भी समझ लेते हैं। इसका बीमा होगा भैया ए टी या फिर आई टी, क्योंकि हम लोग आप फॉर्मूला जानते हो क्या, क्यू बराबर का आई टी, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका बीमा आई टी भी लिख सकते हो या फिर ए टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर की, आवेश के 2 गुण को लिखिए। तो हम लोग दो क्या, हम लोग 5 गुण जानते हैं आवेश के बारे में, हम लोग 10 गुण जानते हैं आवेश के बारे में, ठीक है। तो 2 गुण बस आपको लिखने हैं, ऐसा नहीं कि आप 3 लिख के आ जाओगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा है नहीं, ठीक है। तो आवेश का पहला गुण कि आवेश योगात्मक होता है, बिकॉज जो आवेश होता है यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है और यह बीजगणितीय योग नियम का पालन करता है, इसी वजह से आवेश को हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। आवेश क्वांटी में कृत होता है, क्वांटिनाइजेशन होता है, जो भी आवेश होता है वो क्वांटी में कृत होता है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ आप लिख सकते हो कि जैसे आवेश जो है वो संरक्षित रहता है, ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ, एक टर्म्स और कंडीशन है उनको समझ लो। एक कूलम में 6.25 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, याद रखना। एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, सतह आवेश घनत्व, सतह को हम लोग पृष्ठ आवेश घनत्व भी कहते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रेखीय आवेश घनत्व, सतह आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व को आपको परिभाषित करने हैं तथा इसका एसआई यूनिट, ठीक है, और बीमा को भी लिखना है। तो आइए हम लोग समझते हैं रेखीय आवेश घनत्व सबसे पहले क्या होता है।
तो रेखीय आवेश घनत्व कहने का मतलब भी आप सभी को पता चल रहा है कि एक लंबाई के यहाँ से बोध हो रहा है, ठीक है। तो लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। कोई भी लंबाई है, प्रॉपर लंबाई है, ठीक है, उसमें उपस्थित जो भी आवेश होगा उससे हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये मैंने यहाँ पे तार मान लिया है एल लंबाई का, ठीक है। तो भैया एल लंबाई का तार है, मान लो इसमें क्यू आवेश है, क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो एक के लिए क्या होगा, अगर 1 मीटर या फिर 1 सेंटीमीटर का लंबा तार है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्यू बटा का एल, ठीक है। और जो हमारा रेखीय आवेश घनत्व होता है इसको हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं, तो हमारा हो जाएगा क्यू बटा का एल, ठीक है। किसी लंबाई में, यहाँ पे देखो, लंबाई में उपस्थित आवेश को, ठीक है, लंबाई में उपस्थित आवेश को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। साथ में इन सबका एसआई मात्रक भी पूछ रहा है और इन सबकी बीमा भी पूछ रहा है। तो यहाँ पे एसआई यूनिट की बात कर ली जाए तो आवेश का क्या होता है, कूलम्ब। इस लंबाई है तो मीटर कूलम्ब बटा मीटर, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देख लीजिए जी, डायमेंशनल फॉर्मूला देख लीजिए। क्यू का क्या होता है, एटी होता है। इसका क्या होता है, इसका हम लोग चाहे तो एल भी लिख सकते हो, चाहे तो फिर आप एम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ए टी एल इनवर्स, ठीक है, ए टी एल इनवर्स, ठीक है, अटल इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ऑलराइट, आगे आ जाओ, हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है, या फिर इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कहे या फिर सतह आवेश घनत्व कहे, मतलब एक ही है। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। अब भैया इसका एसआई मात्रा की बात कर ली जाए तो इसका हो जाएगा कूलम्ब, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर लेके जाओगे तो सी इंटू एम का पावर -2, ठीक है। ये हमारा एसआई यूनिट हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो, क्यू का होता है हमारा ए टी, इसका हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर, एल में मापोगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एम में मापोगे तो एम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए टी एल का पावर -2, ए टी एल का पावर -2, ठीक है, ए टी एल का पावर -2। ऑलराइट, आगे आ जाओ, आयतन आवेश घनत्व के बारे में समझ लेते हैं। तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, यानी कि प्रति एकांक आयतन, ठीक है, भी है हमारा, ये भी है, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को हम लोग क्या कहते हैं जी, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। उसका एसआई मात्रक की बात कर ली जाए तो आवेश का हो जाएगा हमारा कूलम्ब, इसका हो जाएगा हमारा एल क्यू ठीक है, एल क्यू हमारा हो जाएगा। तो कूलम्ब बटा, सॉरी यहाँ पे मैं मीटर क्यू में इसको मापता हूँ, ठीक है, मीटर क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम है ना, तो इसको मैं मीटर क्यू में मापूंगा, तो कूलम्ब बटा मीटर क्यू, या फिर ऊपर लेके जाओगे तो कूलम्ब का पावर, कूलम्ब इंटू मीटर का पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। एसआई यूनिट तो हमने जान लिया। अब इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर ली जाए तो हमारा होता है चार्ज का, हमारा एटी हो जाता है, ठीक है। और नीचे वॉल्यूम है तो इसे हम लोग मीटर स्क्वायर भी मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। चाहे तो हम लोग एटीएम का पावर -3 लिख सकते हैं, या फिर एटीएल का पावर -3 लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज समझ लेना जी, जो हमारा रेखीय आवेश घनत्व होता है उसको हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं, जो हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है उसको हम लोग सिग्मा से, और जो हमारा आयतन आवेश घनत्व होता है उसको हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। ये चीज आप ध्यान देना, ठीक है। और समझ गए चीजें, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं क्या, या फिर बता दो। देखो, रेखीय आवेश घनत्व सबसे पहले हमने समझा, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में हमने ये समझा कि प्रति लंबाई, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, तो ये हमारा लेमडा बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा, हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व में क्या समझे, पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं ना जी। तो सिग्मा बराबर हमने समझे कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। और हमने समझा रो बराबर, यानी कि आयतन आवेश घनत्व बराबर की आयतन में उपस्थित आवेश को हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये सब चीजें हैं, कॉमन सी बातें हैं। एसआई मात्रक सबके समझ गए, इसका हो जाएगा कूलम्ब बटा का मीटर, ठीक है, कूलम्ब बटा मीटर, इसका हो जाएगा कूलम्ब बटा मीटर स्क्वायर, इसका हो जाएगा कूलम्ब बटा मीटर क्यूब, ठीक है। और डायमेंशन वगैरह की तो बातें हो ही गई। आगे आ जाओ जी, चलो अगला क्वेश्चन, 7 नंबर नहीं, अभी 4 नंबर आने चाहिए हमको, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, दो समान बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की बल की रेखाएं खींचे, ठीक है। दो समान बिंदु आवेशों, अब दो समान यहाँ पे आवेश बोला है तो आप चाहो तो दोनों पॉजिटिव ही ले लो, ठीक है, चाहे तो आप दोनों निगेटिव ले लो। समझ रहे हो चीजें, ऐसा नहीं कहा है कि आपको दो समान धनात्मक धनात्मक लेने हैं, दो समान ऋणात्मक ऋणात्मक लेने हैं।
आप कोई भी ले सकते हो, चाहे तो धनात्मक धनात्मक का विद्युत बल दिखा दो, ठीक है, और फिर ऋणात्मक ऋणात्मक का विद्युत बल दिखा दो। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे प्लस और एक माइनस का दिखा दोगे, नहीं, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, वो है समान, ठीक है। दो समान बिंदु आवेशों के सिस्टम के कारण, निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र के बल की रेखाएं को खींचना है। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है, प्लस मैंने ले लिया आवेश, यहाँ पे भी प्लस आवेश ले लिया, ठीक है। और यहाँ से आपको पता है कि प्लस से विद्युत किसी धनात्मक आवेश से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो क्या होती है, आउटवर्ड होती है, ठीक है, आउटवर्ड होती है, यानी कि बाहर की ओर निकलती है, ठीक है। तो वही दोनों आवेश से क्या होगी, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी वो बाहर की तरफ निकलती हुई होगी। अब माइनस माइनस रहता तो सपोज करो यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे भी माइनस क्यू रहता तो ये क्या होता, ये अंदर की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हो चीजें। तो ऐसा होता, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती, ये आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा किस चीज का, विद्युत क्षेत्र रेखाएं का, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस फील्ड का, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा एक प्रॉपर्टी से एक गुण है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती है, क्यों, इसका रीजन आपको बताना है। और साथ में एक और क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कि क्या दो समव्यूह सतहें एक दूसरे को काट सकती है या फिर नहीं काट सकती। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती है, क्यों, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो ये हमारा कोई एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं है, ये भी हमारा एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं है, ठीक है। अब आपको तो ये पता है ना कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है जहां पे मिलती है, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट में मिली, ठीक है। अब यहां से इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इस बिंदु से, ठीक है, इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि विद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्रदर्शित करेगी, ठीक है, जो कि विद्युत क्षेत्र की क्या करेगी, दो दिशा प्रदर्शित करेगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मान लो ई वेक्टर, ठीक है, ई1 वेक्टर मान लो, इसको ई2 वेक्टर मान लो। तो भैया एक बात बताओ, क्या दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं की दिशा संभव है ऐसा, ठीक है, एक ही पॉइंट से, तो एक ही पॉइंट से दो दो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो कभी नहीं पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। इसीलिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो आपस में एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि कटान बिंदु पर क्या हो जाता है, दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखा आपने, हम लोग कटान बिंदु पे दो स्पर्श, यहाँ पे जो कटान बिंदु है यहाँ पे हम लोग दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जो कि विद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्रदर्शित करेगी, ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्रदर्शित करेगी, जो कि क्या है, असंभव, इम्पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन थे ना इसमें कि दो समविभव सतहें एक दूसरे को काट सकती है, नहीं काट सकती यार, क्योंकि हर एक पॉइंट पे विभव का वैल्यू सेम थोड़ी होगा, तो नहीं, दो समविभव सतहें एक दूसरे को काट नहीं सकती है। आगे आ जाओ, छठा नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है कि धारावाही चालक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं समविभवी तल को परिभाषित करें। याद रखना, धारावाही चालक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और समविभवी तल को परिभाषित करें। तो धारावाही चालक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो भैया ZER होती है ना, जीरो होती है, शून्य होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि धारावाही चालक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अब समविभवी तल क्या होता है, तो समविभवी तल एक ऐसा तल होता है जहां पे हर एक पॉइंट पे, हर एक बिंदु पे जो विभव का मान होता है वो क्या होता है, समान मिलता है हम लोगों को, ठीक है। तो वो हमारा समविभवी तल कहलाता है। आगे आ जाओ जी, 7वां नंबर क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें, ठीक है, तथा इसका एसआई यूनिट भी आपको बताने हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को आपको परिभाषित करने हैं तथा इसका एसआई यूनिट भी आपको बताना है। तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, याद रखना, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, ठीक है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव का किसी एक आवेश के परिमाण, ठीक है, एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यहाँ पे भैया देख लो, P बराबर 2QL हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे L हम लोग लंबाई ले लिए, इसकी जो पूर्ण लंबाई होगी वो हमारी यहाँ से 2L हो जाएगी, ठीक है, 2L हो जाएगी यहाँ पे, और लंबाई इसका 2L हो जाएगा, ठीक है जी। और P बराबर 2QL हमारा फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। Q हमारा क्या है, परिमाण आवेश है, ठीक है, आवेश के परिमाण है, तथा दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो हमारा हो जाएगा L, ठीक है, 2L हो जाएगा एक्चुअल में। तो P बराबर ऐसे हम लोग लिख सकते थे 2L गुने का Q, ठीक है। तो वही कुल मिला के यहाँ पे हो गया P बराबर 2QL, ठीक है, P बराबर 2QL। इसका एसआई मात्रक की बात कर ली जाए तो भैया 2 तो खैर कांस्टेंट है, ठीक है, Q का हमारा हो जाएगा कूलम्ब, ठीक है, और L का हो जाएगा मीटर, कूलम्ब मीटर, ठीक है, कूलम्ब मीटर, ओके। आगे विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका एसआई यूनिट आपको बताना है। विद्युत फ्लक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड इसका एसआई यूनिट पूछ रहा है तो आपको बताना पड़ेगा। तो किसी बंद सतह, देखो जो विद्युत फ्लक्स जो लागू होता है ना,
वो किसी सतह के लिए लागू होता है। जैसे कि किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, मतलब जितने, देखो जो भी सतह से होकर, ठीक है, जो भी बंद सतह से होकर गुजरने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या होगी वो विद्युत फ्लक्स कहलाती है। बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ही हमारी क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर ई इंटू डी ए। अगर आप वेक्टर हटाओगे तो फाई बराबर हमारा आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, अगर आप वेक्टर फॉर्म इसका हटाओगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एसआई यूनिट की भी बात करा है, लास्ट में एक क्वेश्चन भी है, मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है भैया, यहाँ पे एसआई यूनिट भी पूछ रहा है, तो हमने पढ़ा अभी फाई बराबर ई इंटू ए, ठीक है। तो हमारा फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वोल्ट बटा मीटर, और इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है भैया, क्षेत्रफल है, तो मीटर से मीटर गया तो फाई बराबर आ गया हमारा वोल्ट मीटर। फाई बराबर वोल्ट मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, कंफ्यूज मत होना, वोल्ट बटा मीटर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए भी होता है। तो हमारा फाई बराबर आ गया वोल्ट मीटर, है हमारा ऐसा यूनिट है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, ठीक है, किसी सतह से होकर गुजरती है, यानी कि किसी सतह से होकर, जो भी किसी बंद सतह से होकर गुजरती है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, राइट। तो यहां से बताओ इसका नंबर ऑफ, यहाँ पे मतलब फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, फाई का वैल्यू क्या होगा, सॉरी फाई का वैल्यू क्या होगा, बताओ आप सभी यहाँ से। तो आप देखोगे कि सतह से होकर कितने विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, तो 1 2 3 4, ठीक है, बाकी ये दोनों तो गुजर नहीं रही ना, गुजर रही लेकिन सतह से नहीं जा रही ना, तो यहाँ पे हमारे कितने हो जाएंगे, 4। तो फाई का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 4, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कितने गुजर रही है सतह से, 4, ठीक है, 1 2 3 4 ही गुजर रही है, तो 4 हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, 9 नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि गॉस प्रमेय बताइए, ठीक है, गॉस के प्रमेय को बताना है कि गॉस का प्रमेय क्या होता है तथा इसके अनुप्रयोग को लिखिए, ठीक है, यानी कि गॉस के प्रमेय का हम लोग कहां कहां यूज करते हैं, इसके प्रयोग को भी आपको बताना है, ठीक है। तो किसी बंद सतह से होकर, ठीक है, जो गॉस का प्रमेय लागू होता है वो किसी बंद सतह के लिए लागू होता है, क्लोज सरफेस के लिए लागू होता है, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स सतह में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मान लो हमारा कोई बंद सतह है और इससे होकर गुजर रहा है विद्युत फ्लक्स फाई, ठीक है, और इसके अंदर आवेश है उपस्थित क्यू। तो यहाँ पे कंडीशन गॉस के प्रमेय में क्या कह रहा है कि किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है, कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है, जो कुल विद्युत फ्लक्स है वो है भैया हमारा, जो इसमें उपस्थित आवेश है, तो इसमें उपस्थित आवेश है इसके 1/ε0 गुना है, ठीक है, देख रहे हो ना यहाँ से। तो फाइनल हमारा आएगा फाई बराबर क्यू बटा का ε0, ठीक है। तो यही हमारा भैया है गॉस प्रमेय। अब गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग भी पूछ रहा है ना, तो आइए गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग समझ लेते हैं, यानी कि गॉस प्रमेय का यूज हम लोग क्या क्या किस चीज को ज्ञात करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में, कोई पॉइंटेड चार्ज है, ठीक है, कोई पॉइंटेड चार्ज है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में, और बिंदु आवेश वितरण की सतह के लिए हम लोग गॉस प्रमेय का यूज करते हैं, ठीक है। विद्युत आवेश वितरण के लिए, ठीक है, वितरण की सतह के लिए हम लोग गॉस प्रमेय का यूज करते हैं, ठीक है, ये था गॉस प्रमेय के यूजेस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ठीक है, यहाँ पे भैया आपने अभी पढ़ा गॉस थ्योरम, ठीक है, राइट, 1 सेकेंड, सॉरी, आपने यहाँ पे पढ़ा अभी गॉस प्रमेय। तो गॉस प्रमेय के ऊपर हमारी एक बहुत ही डिटेल वीडियो है, वैसे तो मैंने एक्सप्लेन करके बता ही दिया, लेकिन अगर आप और डीपली में अच्छी तरीके से चीजों को, वेक्टर फॉर्म क्या होता है, विदाउट वेक्टर फॉर्म इसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से, वो साथ में 2-3 क्वेश्चन भी, तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कि व्हाट इज गॉस थ्योरम, ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाने वाला है, तो प्लीज आप एक बार जाके विजिट करना, ठीक है, गॉस प्रमेय, ठीक है, मेरे वीडियो पे खोज लेना, या फिर इंपॉर्टेंट लॉ करके मेरा एक प्लेलिस्ट है, इंपॉर्टेंट लॉ करके, ठीक है, वहां पे जितने सारे भी फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने सारे भी नियम है महत्वपूर्ण, वो सारे मैंने बता रखे हैं, तो आप एक बार जाके जरूर विजिट करना, और वहां पे गॉस नियम का भी वीडियो मिल जाएगा, तो आप जाके एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। आ जाइए, हम लोग आ जाते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन। हम लोग तो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग देख लिया, यानी कि यूजेस ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है, देख लिया हमने। अब आ जाओ 10 नंबर क्वेश्चन कि परावैद्युत शक्ति क्या होती है एवं आपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करना है। तो परावैद्युत शक्ति क्या होती है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान, ये हाईएस्ट वैल्यू होता है, ठीक है, किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जहां तक परावैद्युत माध्यम अचालक बना रहता है, अचालक कहने का मतलब कुचालक, ठीक है, अचालक कहने का मतलब कुचालक। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जहां तक
परावैद्युत माध्यम अचालक बना रहता है परावैद्युत शक्ति कहलाता है। ठीक है, समझ गए? एक बार मैं फिर से बोल दूं, फिर से मैं आप सभी को समझा दूं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान, समझो जो परावैद्युत शक्ति होता है ना, कोई शक्ति से डिनोट नहीं करता, बस यह एक अधिकतम वैल्यू होता है परावैद्युत का। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जहां तक परावैद्युत माध्यम अचालक बना रहता है परावैद्युत शक्ति कहलाता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जहां तक परावैद्युत माध्यम अचालक बना रहता है वो हमारा परावैद्युत शक्ति कहलाता है। राइट, आगे आ जाओ। आपेक्षिक परावैद्युतांक क्या होता है? आपेक्षिक परावैद्युतांक, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि निरपेक्ष परावैद्युतांक क्या है? तो निरपेक्ष परावैद्युतांक क्या होता है? निरपेक्ष परावैद्युतांक होता है कि निर्वात में उपस्थित निर्वात के परावैद्युता को हम लोग निरपेक्ष परावैद्युतांक कहते हैं, उसे हम लोग एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं। ठीक है जी। तो किसी, बाकी हमको यहाँ पे आपेक्षिक परावैद्युतांक पूछ रहा है, तो आपेक्षिक परावैद्युतांक को हम लोग एप्सिलॉन आर से सूचित करते हैं। तो किसी माध्यम का परावैद्युतांक और निर्वात के परावैद्युतांक के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। यानी कि एप्सिलॉन आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, एप्सिलॉन आर बराबर हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो ये निर्वात की परावैद्युता है और एप्सिलॉन हमारा माध्यम की परावैद्युतांक है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट तो मैंने अभी आपको बताया कि यह एक निरपेक्ष परावैद्युतांक होता है, यानी कि निर्वात की परावैद्युता को हम लोग निरपेक्ष परावैद्युतांक कहते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट भैया आपका वही है। ठीक है, बाकी अपेक्षिक परावैद्युतांक की बात कर ली जाए तो अपेक्षिक परावैद्युतांक किसी माध्यम की परावैद्युतांक और निर्वात में परावैद्युता के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? अपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन करे और जितने सारे भी क्वेश्चन थे भैया ये सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही थे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही थे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। और प्लीज आप कमेंट करके बता देना को आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, ताकि मैं आप सभी की डिमांड पे मैं अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं और आप सभी को काफी ज्यादा हेल्प मिल सके। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग। थैंक यू सो मच।